हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं घटना चक्र से, जो आरओ के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी को टारगेट करते हुए हम लोग इसको देख भी रहे हैं। और इसमें देखना क्या है, कुछ मतलब कि आरओ के जो एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कहीं अन्य एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज क्या देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे छठी सदी ईसा पूर्व जो राजनीतिक दशा थी उससे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यूनानी आक्रमण से क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर साम्राज्य। तो इतने टाइम से मतलब इतने सारे सेगमेंट हैं जिनके क्वेश्चंस क्या कुछ हैं, कैसे पूछे गए हैं, वो सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किनके राज दरबार से संबंधित थे। अर्थात जिस समय खंड में गौतम बुद्ध जी थे उस समय में एक मतलब कि वैद्य थे जिनका नाम था, क्या नाम था, जीवक। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि जो जीवक जी हैं ये किनके राज दरबार से संबंधित थे। ऑप्शंस देख लीजिए, बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजित या फिर राजा उदयन। तो चलिए देखेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, अर्थात बिंबिसार। ठीक है, तो भगवान जब बुद्ध थे उनके टाइम पीरियड के एक प्रसिद्ध मतलब कि वैद्य थे जिनका नाम था जीवक, और ये बिंबिसार के राज दरबार में रहा करते थे। ठीक है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मतलब पूछा जाता है कि ये जो बिंबिसार है ना, इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश जो कि चंद्रप्रद्योत थे, इनकी सेवा शुश्रूषा या यह कहें कि इनकी चिकित्सा करने के लिए इनके दरबार में भेजा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिंबिसार के दरबार में जो वैद्य थे जिनका नाम था जीवक, इन्होंने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत को, उनको एक बीमारी हो गई थी, उस बीमारी के इलाज के लिए जीवक को उनके दरबार में भेजा हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखेंगे क्या हो जाएगा, ए वाला। और बिंबिसार के बारे में जाने रहिएगा कि ये हरियंक वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, यानी कि इन्होंने हरियंक वंश की स्थापना की थी, और ये बिंबिसार जो है इन्हें मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी ये जाने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 16 महाजनपद हैं उनकी राजधानियां खूब पूछी जाती है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स बहुत पूछता है, और आप देखिए आरओ ने भी पूछा हुआ है। चलिए देख लेंगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि रॉन्ग कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन देखें, कह रहे हैं कि अंग की राजधानी है चंपा, तो क्या अंग की राजधानी चंपा है, सही बात है। दूसरा है कौशल, और कह रहे हैं अहित छत्र, तो यही गलत है, कौशल की राजधानी अहित छत्र नहीं है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी सही है, मत्स्य की विराटनगर ये भी सही है। तो चलिए देख लेंगे कि कौशल की राजधानी क्या हो जाएगी। तो कौशल की राजधानी हो जाएगी साकेत। ठीक है, साकेत या श्रावस्ती, जो भी लिखा रहे ऑप्शन में वही देख लेना है। ठीक है, तो कौशल की राजधानी क्या होगी, साकेत या फिर श्रावस्ती। जबकि आप देखें कि जो हमारा अहित छत्र है ये किसकी राजधानी है, तो जो अहित छत्र है ना, ये उत्तरी पांचाल की राजधानी है। किसकी, तो उत्तरी जो पांचाल है उसकी राजधानी थी अहित छत्र। ठीक है, और कोई पूछ ले कि बताओ ये दक्षिणी पांचाल की राजधानी का क्या नाम था, तो ये हो जाएगा काम्पिल्य। बाकी सभी स्टेटमेंट्स मतलब बाकी सभी के सभी सही सुमेलित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहे हैं कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन देखें, मगध, वज्जी, कौशल या फिर अंग। तो देखिए जो अंग है, अंग नरेश कर्ण, याद है ना महाभारत के थे अंग नरेश कर्ण, तो ये अंग जो है ना उन्हीं की राजधानी का नाम था चंपा। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इसकी स्थिति देख लीजिए, तो वर्तमान का जो बिहार का भागलपुर है वो और मुंगेर ये सभी कहाँ आ जाते थे, तो ये सभी अंग महाजनपद के हिस्से में आते थे। महाभारत और पुराणों में जो चंपा है ना, इसका प्राचीन नाम क्या था, तो मालिनी था। दीर्घ निकाय, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, दीर्घ निकाय। ठीक है, इसके अनुसार जो चंपा मतलब कि क्या बोलते हैं, अंग जो महाजनपद है ना जिसकी राजधानी चंपा थी, उसका जो वास्तुकार है वो कौन है, महागोविंद। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रख सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, और ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एक साइड जो है महाजनपदों के नाम दिए हैं, दूसरी साइड दिए हैं राजधानी। तो चलिए देख लेंगे। कह रहे हैं कंबोज की राजधानी है राजपुर या हाटक, दूसरा है असमक, और कह रहे हैं पोतन या पोटिल। तो ये दोनों तो ठीक है। सूरसेन की कह रहे हैं कौशाम्बी और कौशल की श्रावस्ती। तो देखिए सूरसेन की राजधानी जो है यही गलत है। क्यों? क्योंकि सूरसेन की जो राजधानी थी ना वो मथुरा थी। ठीक है, कौशाम्बी जो दिए हुए हैं ये सूरसेन की राजधानी नहीं थी। ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शंस आप देख लीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। कह रहे हैं कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद स्थित थे? तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। अपर प्रीलिम्स ने भी पूछा है और लोअर पीसीएस ने भी पूछा है, आरओ में आपको दिख ही रहा है कि पूछा गया है। तो चलिए देख लेंगे। टोटल आप देखिए 6, 7, 8 या 9, जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, यानी कि 8। ठीक है, तो जो 16 महाजनपद थे उसमें टोटल 8 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। और वो कौन कौन से हैं उनको भी देख लीजिए। तो इनके नाम देखिए, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और जो अगला क्वेश्चन है वो यूनानी आक्रमण से है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पश्चिमोत्तर भारत में, यानी कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, वहां पे सिकंदर की सफलता के निम्न कारणों में से कौन से कारक थे? पहला कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, एकदम सही बात है। आप देखेंगे कि एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी। उन्होंने बताया है कि उस टाइम पीरियड में वहाँ पे लगभग 28 स्वतंत्र शासक जो है वो अपना शासन चला रहे थे। ठीक है, यानी कि कोई भी केंद्रीय सत्ता वहाँ पर नहीं थी। और फौज बेहतर थी, जाहिर सी बात है, अगर आप विश्व विजेता बनना चाह रहे हैं तो फौज तो आपकी बेहतर रही ही होगी, तो ये ठीक है। कह रहे हैं कि उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, तो ये बात भी सही है। आम्भी जैसे देशद्रोही शासकों ने उनको जो है हेल्प किया था, तो ये बात भी ठीक है। कह रहे हैं कि वो एक अच्छा प्रशासक थे। तो एक अच्छे प्रशासक होने से जो है मतलब कि युद्ध में सफल होने का कोई मतलब कि खास औचित्य नहीं बैठता है। और इसका जो उत्तर है ना वो भी हमारे जो आयोग है उसके द्वारा चौथे को माना नहीं गया, तो हम लोग क्यों मानने लगे? उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ऑप्शन देखें, आम्भी, पुरुष मतलब पोरस या पुरु, चंद्रगुप्त मौर्य या महापद्मनंद। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बड़ा फेमस युद्ध है। ठीक है, पोरस का युद्ध, ये सॉरी पोरस जो है शासक थे। हालांकि बाद में वो उनकी वीरता से प्रसन्न भी होते हैं, प्रसन्न होने के बाद फिर उनके साम्राज्य को वापस भी कर देते हैं। तो वो सारी बातें बात की बात है। इनको देख लीजिए कि इनका जो राज्य है वो कहाँ था तो झेलम और चिनाब नदी के मध्य में बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया था, किंतु उनकी वीरता से प्रभावित होकर के सिकंदर ने उन्हें अपना मित्र बना लिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हालांकि कई जगहों पे आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि पोरस जो है वो पराजित नहीं हुए थे। तो ये इतिहास में ना लोग अलग अलग तरह से चीज़ों की व्याख्या करते हैं, तो जो भी जहाँ से मिले बस देख लीजिए, एग्जैक्ट कुछ भी सत्य नहीं है। मौर्य साम्राज्य आ गया हमारा। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं ये भी देख लीजिए। पहला करें, गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, ये बात कहाँ से प्रमाणित होती है? तो चलिए देख लेंगे। ग्रीक विवरण, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, जैन परंपरा से, या फिर अशोक के स्तंभ लेख से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि जो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिला अभिलेख है वहां से ये हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात जो है वो समाहित था। तो देख लीजिए, इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, इससे हमें पता चलता है कि जो अनर्त और सौराष्ट्र वाला रीजन है ये चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब कि अंडर में था। क्यों ये पता चलता है? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रांतीय राज्यपाल थे जिनका नाम था पुष्यगुप्त, मतलब कि पुष्यगुप्त, इनके द्वारा सिंचाई के लिए जो बांध है ना उसका निर्माण यहाँ करवाया गया था। तो इसी वजह से ये मान लिया जाता है कि ये मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की जो प्रति है कहाँ से मिली है? तो कालसी का जो शिलालेख है ये मौर्य साम्राज्य के मतलब शासक सम्राट अशोक का है। तो इसको आप देखिए, उत्तर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टॉलमी फिलाडेल्फस तुर्मै जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, ये लोग कहाँ के शासक थे? ऑप्शन देखिए, शायरन,
मिस्र, मकदूनिया या फिर सीरिया? तो भैया टॉलमी, फिलाडेल्फस, तुर्मा, ये सभी मिस्र के शासक थे। ठीक है, तो ये देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, बड़े कठिन कठिन से नाम है, तो आप उसको जरूर देखिएगा कि अशोक के जो संबंध थे वो 5 यवन शासकों से थे, और वो कौन कौन से हैं? अंतियोकस, तुर्मय और मतलब अंतिकिनी, मग, अलिक सुंदर। तो ये आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाके पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? ऑप्शंस देखिए, अर्थशास्त्र, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अर्थशास्त्र किन की रचना है। दूसरा, मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीज की इंडिका या फिर वायु पुराण? तो अब देखिए जो मेगस्थनीज थे ना, इनके द्वारा एक रचना लिखी गई जिसका नाम है इंडिका, हालांकि इसका जो मूल प्रति है वो आज तक मिल नहीं पाई है। तो ये जो मेगस्थनीज की इंडिका है, यहीं से ये जानकारी मिलती है कि भारत देश के भीतर दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। उन्होंने मौर्य काल के जो समय है उसको 7 वर्गों में विभाजित किया है, और वो 7 वर्ग कौन से हैं? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, 3 तो इसी से संबंधित होगा, एक और कुछ हो डाल देंगे वो लोग। कह रहे हैं कि मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने के उल्लेख के बारे में कुछ भी नहीं कहते, यानी कि मौन है। उनके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। कह रहे हैं कि इंडिका के मूल लेखक, तो अभी हमने देखा मेगस्थनीज। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो ऑप्शंस देखें, जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य या फिर अर्थशास्त्र। तो ये वही पुस्तक है जिसको अंबेडकर जी ने जला दिया था। और क्यों जलाया था? तो आप देखिए इसमें जब इस तरह की बातें की गई हैं, अब देखिए जो मनुस्मृति है ना, इसमें बताया गया है कि जो विधुर हैं, अर्थात कोई पुरुष है, उनकी पत्नी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उन्हें पुनर्विवाह का अधिकार है। लेकिन अगर कोई महिला है विधवा, अर्थात उनके पति की मृत्यु हो गई है, तो वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती। यानी कि घोर तरीके से आप देखिए तो इसमें असमानता दिखाई गई है। हालांकि कुछ बातें हो सकती हैं कि कुछ ठीक ठाक बातें हों जहाँ पे कुछ समानता का व्यवहार किया गया हो, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अंबेडकर जी इतने मतलब कि ज्ञानी व्यक्ति थे, इतने समझदार थे, उनके बहुत सारे योगदान है हमारे देश के लिए। तो उन्होंने अगर इसको जलाया था तो जरूर उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें असमानता देखी होगी, तभी इसको जलाया गया होगा उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और देखिए ये सूची वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चलिए देख लेंगे। एक साइड क्या दिया है, एक साइड शासकों के नाम दिए हैं, दूसरी साइड उनके उपनाम दिए हुए हैं। तो पहला देखिए चंद्रगुप्त और प्रियदर्शी, नहीं पहले हम लोग अशोक का देखेंगे, क्योंकि अशोक के शिलालेखों में उन्हें ज़्यादातर प्रियदर्शी कहा गया है, तो इन्हें यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो सी का 1 आप देखिए कहाँ है, सी का 1 देखिए 2 जगह पर है। फिर दूसरा देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इन्हें सैंड्रोकोटस कहा गया है, तो ए का हो जाएगा 2, और ए का 2 देखिए 2 जगह है। फिर चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त कहा जाता है, तो डी का हो जाएगा 4, तो डी का 4, और बिंदुसार का हो जाएगा अमित्र घात। ठीक है, तो अब देखिए 2 ऑप्शन इसमें सेम सेम हो गए हैं, तो इस वजह से एक ऑप्शन को थोड़ा फेरबदल कर लीजिए, यहाँ पे 4 कर लीजिए। ठीक है, इसको 4 और 1 कर लीजिए, तो उत्तर आप देखिए कि 2 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैथ जो किया है उसको जरूर देख लीजिए, बाकी तो उत्तर आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत हुई है। ये आपसे कह रहे हैं कि ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? ऑप्शंस देखिए, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर रुद्रदामन, और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो चलिए देख लेंगे। ध्यान से आपको देखना है कि ईसवी सन के पहले की कुछ शताब्दियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस वर्ड को नहीं ध्यान से देखेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएं। ठीक है, तो चलिए देख लेंगे। महापद्मनंद से कोई मतलब ही नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य इनसे मतलब है, अशोक से भी मतलब है, रुद्रदामन से भी मतलब है, लेकिन रुद्रदामन जो है ना ईसवी सन के पहले की बात नहीं है, उसके बाद की बात है, अर्थात द्वितीय शताब्दी जो है उसके आसपास की बात की गई है। तो आप देखिए इसका सही उत्तर जो है ना वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, अर्थात दूसरा और तीसरा जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिए हैं, तो चलिए बता ही देते हैं। ठीक है,
तो देखिए ईसवी सन के पहले की जो शताब्दी है उसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक संबंधित मिल जाएंगे। और आगे देखिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इन्होंने सुदर्शन झील जो है यहाँ पे खुदवाई थी। आगे चल करके अशोक के द्वारा उसमें क्या करवाया गया है, तो वहां से जो नहरें वगैरह है वो निकाली गई है। आप देखेंगे कि जो रुद्रदामन है ना, उनके द्वारा जो अभिलेख है, उनका एक अभिलेख है ना जूनागढ़ अभिलेख, इस जूनागढ़ अभिलेख में ये जो अशोक हैं और चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके कार्यों का वर्णन जो है वो मिल जाता है। रुद्रदामन के द्वारा ये जो झील है उसकी मरम्मत कराई गई थी, लेकिन चूंकि ये कार्य दूसरी शताब्दी में रुद्रदामन ने करवाया था, इस वजह से इस उत्तर में ये शामिल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था। ये हमारा क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। ठीक है, तो जो अपर प्रीलिम्स होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और आरओ ने भी पूछा हुआ है मेंस 2014 में। ठीक है, तो चलिए कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। ऑप्शन देखें, 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व या फिर 300 ईसा पूर्व। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आपको पीडीएफ इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल के लिए लिंक जो है वो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर के आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और ये देखिए मौर्योत्तर काल से संबंधित क्वेश्चंस आ गए हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि शक संवत कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शंस देखें, 58 ईस्वी, 78 ईस्वी, 320 ईस्वी या फिर 606 ईस्वी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला 78 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखिए आरओ मेंस 2013 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर है। ऑप्शन देख लीजिए, 57 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष या फिर 320 वर्ष। क्या हो जाएगा, 135 वर्ष, अर्थात दूसरा वाला जो विकल्प है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। ऑप्शंस देखें, गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर देख लीजिए, आप देखिए कि कुषाण वंश और मौर्य वंश दोनों की ही जो सीमाएं हैं वो आपको भारत के बाहर तक फैली हुई मिल जाएंगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि मौर्य साम्राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्सों को शामिल करते हुए जो हमारा हिंदू कुश पर्वत है ना वहां तक फैली हुई थी, जबकि जो कुषाण वंश है ना इनके भी साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप में बाहर तक विस्तृत थी। कुषाण वंश के महान शासक का नाम था कनिष्क और इन्हीं के टाइम पे चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी। और इनकी सीमाएं आप देखें कि उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक विस्तृत थी। ठीक है, यानी कि कुषाण वंश का जो एरिया है वो भी काफी विस्तृत था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। ऑप्शंस देखें, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या फिर सातवाहन। तो ये देखिए सातवाहन हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। इसके जो संस्थापक हैं उन्हें याद रख सकते हैं आप, शिमुक। और कहा जाता है कि ये लोग दक्षिण में ना मौर्यों के मतलब कि वो हुए, क्या कहते हैं, वंशज हुए, या वंशज नहीं कहेंगे, दरअसल उत्तराधिकारी हुए। ठीक है, वंशज नहीं, वंशज तो उसी वंश से संबंधित होते तो होता, उनके उत्तराधिकारी हुए। अर्थात जब मौर्यों की वहां पे जो शक्ति है वो क्षीण हुई तब जो है सातवाहनों का उदय हुआ। तो कुल मिला के ये बात है, तो इनको आप देख लीजिएगा। सिमुक जो है ये इसके संस्थापक हैं। ये क्वेश्चन कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। एकराट ब्राह्मण भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, एकराट ब्राह्मण। तो देख लीजिए इस बात को। ऑप्शन देखिए, पुष्यमित शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी या फिर राजा सुशर्मन। क्या हो जाएगा, सातवाहन शासक जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है ना उनको कहा गया है एक ब्राह्मण। और ये कहाँ पे कहा गया है, तो एक अभिलेख है गौतमी बलश्री जो उनकी माता जी थी ना उनके द्वारा एक अभिलेख जो है वो बनवाया गया था, वहीं पे कहा गया है इन्हें अद्वितीय ब्राह्मण या एक ब्राह्मण। और वो अभिलेख कौन सा है, तो वो नासिक अभिलेख है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब कि जो सातवाहन शासक है उनसे कौन सा अभिलेख संबंधित है, तो ये नासिक अभिलेख जो है वो उनसे संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। ऑप्शन देखें, वायु पुराण नहीं, विष्णु पुराण बिल्कुल नहीं, मत्स्य पुराण या फिर निम्नलिखित में से कोई नहीं।
जाहिर सी बात है मत्स्य पुराण हो जाएगा। ठीक है, तो आंध्र सातवाहन राजाओं की जो सबसे लंबी सूची है वो मत्स्य पुराण जो है मिल जाती है। तो एक वैसे भी क्वेश्चन बनता है कि पुराणों में जो सातवाहन है ना उन्हें आंध्र कहा गया है, इस टाइप का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये कथन कारण से रिलेटेड है। कहना है कि नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, उनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन में कह रहे हैं कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। पहली बात तो एकदम ठीक है। दूसरा कह रहे हैं सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो ये बात भी एकदम सही है। तो आप देखिए इसका जो उत्तर है ना वही घिसे पिटे से विकल्प दिए हुए हैं। उत्तर ए वाला हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, तो आप देखिए कि जो सातवाहन शासक थे ना वो लोग एक तो पहले से खुद ही विद्वान थे, विद्या के प्रेमी थे, और इसके साथ साथ वो लोग जो विद्वान लोग थे उनको आश्रय भी दिया करते थे। एक शासक हैं सातवाहन में जिनका नाम है हाल, आपने जरूर नाम इनका सुना होगा, हाल सातवाहन। ये जो है ना इनके द्वारा एक मतलब कि ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है गाथा सप्तशती, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सातवाहन शासक हाल जो कि स्वयं एक विद्वान थे, इन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है गाथा सप्तशती, और किस लैंग्वेज में है तो याद रखिएगा कि प्राकृत भाषा में है, और साथ में श्रृंगार रस प्रधान भी है। ठीक, तो ये थोड़ा याद रख सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि राजा हाल के दरबार में ना एक और विद्वान रहा करते थे जिनका नाम है गुणाढ़, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है गुणाढ़ के द्वारा रचना कौन सी की गई थी, तो उसका नाम है बृहत कथा। ठीक, तो जरूर याद रखिए बृहत कथा को अपर प्रीलिम्स में पूछा गया है मैच द फॉलोइंग में। तो हाल ने क्या लिखा, गाथा सप्तशती। हाल के दरबार में गुणाढ़ रहा करते थे जिन्होंने बृहत कथा लिखा है। और ये जो ग्रंथ है कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो याद रखिएगा कि पैसाची जो प्राकृत है उस भाषा में लिखा गया है। पैसाची प्राकृत भाषा में लिखा गया है। एक और विद्वान आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका नाम था सर्ववर्मन। इनके द्वारा क्या लिखा गया है, तो इनका जो ग्रंथ है वो है का तंत्र। ठीक है, सर्ववर्मन का ग्रंथ क्या है, का तंत्र। और ये है क्या एग्जैक्टली, तो ये भैया एक संस्कृत व्याकरण की रचना है। एक अभिलेख प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो कन्हेरी से। तो ये जो कन्हेरी का अभिलेख है ना वहाँ से ये हमें जानकारी मिलती है कि एक सातवाहन रानी थी जो कि संस्कृत लैंग्वेज का प्रयोग किया करती थी। तो इस तरह से आप देखें कि वहाँ पे आपको जो अन्य लोक भाषाएं हैं उनका भी यूज़ मिल जाएगा, संस्कृत का भी यूज़ मिल जाएगा, प्राकृत का भी यूज़ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन रचनाएं याद रखना है आपको कि राजा हाल की जो रचना थी गाथा सप्तशती थी। राजा हाल के दरबार में एक लोग रहा करते थे जिनका नाम था गुणाढ़, इनकी रचना थी बृहत कथा। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है सर्ववर्मन, और इनके द्वारा लिखा गया है का तंत्र। और ये का तंत्र है क्या, तो एक व्याकरण, संस्कृत व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहे हैं कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबातक अभिलेख में नहीं है। यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में। ऑप्शंस देखें, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या फिर चंपा। तो चलिए उत्तर देख लीजिए। इसका जो उत्तर है वो पहला वाला हो जाएगा, अर्थात श्रावस्ती। तो अब देखिए जो रबातक अभिलेख है ये आपको मिला कहाँ है, तो अफगानिस्तान के सुर्ख कोटल के निकट है। और कब प्राप्त हुआ है, 1993 में। ये ग्रीक लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित हैं। आप देखिए कि इन अभिलेखों में या इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लिखित हैं, और वो 4 शहर कौन से हैं, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और श्री चंपा, जबकि श्रावस्ती इसमें उल्लेखित नहीं है। ठीक है, श्री चंपा हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए आ गया है। सूची 1 में क्या है, सब वो जो शासक हैं वो है, और कौन से वंश से संबंधित हैं उनके नाम दिए हुए हैं। चलिए देख लेंगे। ये तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, आपको नहीं आना है तो फिर अभी देखिए आ जाएगा। तो देखिए जो डिमेट्रियस है ना ये कौन से शासक थे, तो ये हिंद यूनानी शासक थे। जो राजा रुद्रदामन है, अभी हमने ऊपर देखा था कि शक शासक थे रुद्रदामन। जो गोंड फर्नवीश हैं ये पहलव शासक थे। ठीक है, पहलव हो जाएंगे। और विम कटफिशस ये कुषाण वंश के शासक थे, इवन कुषाण वंश के संस्थापक थे विम कटफिशस। ठीक है, और जो गोंडो फर्नवीश हैं ये भी भैया, गोंडो फर्नवीश जो है ये पहलव वंश के संस्थापक माने जाते हैं। जानते हैं क्रम पूछा जाता है कि कौन से मतलब कि आक्रमणकारी कब आए हैं, तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं GSPK। ठीक है, कैसे, आप देखिए कि जो ग्रीक्स हैं सबसे पहले ये आए हमारे यहाँ आक्रमण किए, फिर आए शक, फिर आए पहलव,
फिर आए कुषाण। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 जो हुआ था उसमें पूछा गया था कि कैसे शासकों का क्रम है जो आए हमारे यहाँ, मतलब कि आक्रमण किए। तो याद रखिएगा, सबसे पहले ग्रीक्स आए, देन शक, देन पहलो, देन कुषाण। और ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है, तो हमारी 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें ये चीज़ें दी हुई हैं। तो उत्तर देख लीजिए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 3412 सी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अभी थोड़ा सा हमारे यहाँ शांति हुई है, भगवान जाने कैसे हुई है, जानवर चुप हो गए हैं तो एक साइड अभिलेख दिए हैं, एक साइड शासक दिए हुए हैं, ठीक है। देख लीजिए, नास्तिक अभिलेख गौतमीपुत्र। अभी हमने देखा ना कि गौतमीपुत्र जो मतलब कि जो वो बलश्री जी थी, उन्होंने गौतमीपुत्र शतकर्णी के लिए ये अभिलेख लिखवाया था। तो ये बात तो ठीक है। हाथी गुम्फा खारवेल से, सही बात है। पुलकेशिन द्वितीय का कह रहे हैं भित्री स्तंभ लेख, यही वाला जो है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भित्री स्तंभ लेख है ना, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। किससे? तो स्कंदगुप्त से संबंधित है, तो यही वाला रॉन्ग है, उत्तर यही हो जाएगा। और जो गिरनार है ये रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, तो ये बात एकदम ठीक है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे, टोटल जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने देख लिए। अब हम आगे जो क्वेश्चंस देखेंगे वो गुप्त और गुप्तोत्तर जो युग है उससे क्या क्वेश्चंस पूछे गए उन्हें देखेंगे। तो यही रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस के लिए कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अब गाँव घर में रहना है तो झगड़ा नहीं किया जा सकता रोज़ रोज़ ना। और जैसे ही आपकी नींद खुलती है वैसे ही इन लोगों का ये नाटक शुरू हो जाता है। तो अब रोज़ का हो गया है तो ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए ये रही अपनी वीडियो। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। जो भी बातें बताई गई हैं वो आपको समझ आई होंगी। और अगर बात